Welcome to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. As I say, in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We are joined in our studios today from the BJP, Ganesh Kankar Saab from the BJP, Bharatiya Janata Party. Kankar Saab, welcome to the show. Welcome to the show, Kankar Saab. We got Sunil Vyasji from Eknath Shinde Sena. Sunil Vyasji, welcome to the show. And shortly we'll be joined by the Congress, a spokesperson from the Congress. As Prime Minister Modi said that today the most important thing that Niti Aayog is in tune with the Viksit Bharat 2047. That is what Prime Minister Modi said. Modi Sahab ne kaha, the ambition of every Indian is Viksit Bharat, and we are moving in that particular direction. Rahul Gandhi today said that what happened to Mamta Didi ke saath jo ho gaya wo galat hua hai. Ye sarkar, Niti Aayog और Prime Minister Modi cannot tolerate dissent. ममता बनर्जी के माइक को बंद कर दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया. एंड एकनाथ शिंदे जी with his fabulous schemes, जिस प्रकार से डेवलपमेंट बोर्ड में डेवलपमेंट का रफ्तार महाराष्ट्र को ले जा रहा है, लाड़की बहन, लाड़का भाऊ, फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, हायर एजुकेशन, अन्नपूर्णा स्कीम और अलग अलग स्कीम्स. कानकर साहब, विल स्टार्ट फ्रॉम यू. कानकर साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड नीति आयोग इज इन ट्यून विद विकसित भारत, और हर इंडियन का एम्बिशन है बी इन ट्यून विद विकसित भारत. मगर राहुल गांधी जी का कहना है कि आज जो हो गया गलत हो गया. दिस गवर्नमेंट कैन नॉट सॉल्व एंड दिस गवर्नमेंट कैन नॉट टॉलरेट डिसेंट. ममता दीदी के माइक को बंद कर दिया गया. राहुल गांधी कह रहा है कि डिसेंट इस सरकार को एब्जॉर्ब नहीं करे. कानकर साहब, हाउ डू यू सी दिस? फर्स्ट, नीति आयोग एंड राहुल गांधी कमेंट्स. कानकर साहब फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी. नंबियार जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? I can hear you fantastic, sir. Beautiful. Yes. From the swearing ceremony, we are fantastic every day. There is no question. There is a question only raised for Mr. Rahul Gandhi and other the opposition party. नंबियार जी, ऐसा है कि नीति आयोग यह घटनात्मक पद है और नीति आयोग में आज सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था और यह अपेक्षा थी कि सभी को एक समय दिया होता है. ये एक उनकी सिस्टम है, उन्हें एक समय दिया होता है, समय सीमा के भीतर वो अपनी बात को रख सकते हैं. ममता जी की 7 मिनट पूरे होने के बाद भी ममता जी जब अपनी बात कह रही थी तो उन्हें इशारा किया गया, और आपको पता होगा कि उनका नाम ममता बनर्जी है. किसी बात को भी एक ड्रामे में किस तरह से कन्वर्ट करना उसे बखूबी उन्हें आता है. उनके पाँव का एक्सीडेंट हुआ तो आपने देखा होगा कि व्हील चेयर पर बैठकर वो पाँव हिला रही थी और बाहर लोगों को फ्रैक्चर बता रही थी. ये हम सभी ने देखा है, ये हमेशा की तरह होता है. और नीति आयोग की आज की बैठक में जब राहुल गांधी जी अपनी बात कह रहे थे तब इस बात को समझना होगा कि उनके सीएम, वो सुक्खू हो या फिर तेलंगाना के हो, वो आए नहीं. स्टालिन आज की मीटिंग में आए नहीं. अब ये सोची समझी राजनीति का ये परिणाम है कि वो ऐसे किसी भी बैठक में वे हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन बाहर जनता के बीच में अपनी बात कहकर ये बातें कहने की कोशिश करेंगे कि ये सरकार हमारे खिलाफ है, यह सरकार संविधान के खिलाफ है. अब कौन से संविधान के खिलाफ है ये राहुल गांधी नहीं बताएंगे. क्या ये वही संविधान है जिसका उन्होंने पहले तले रौंदा था देश में इमरजेंसी लाकर? क्या ये वही संविधान है जिसमें सबसे अधिक बार उन्होंने राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था? वो नहीं बताएंगे, वो एक भी बार नहीं बताएंगे. लेकिन जब भी कोई घटनात्मक बात होगी उस विषय को बहिष्कार करेंगे और बाहर आकर ये बताएंगे कि ये सारी घटनाएं हुई है. देखिए नंबियार जी, यदि हमने देखा होगा तो जो बजट इस बार पेश हुआ है, इस बजट की विशेषता यह है, ना ये किसी स्टेट का बजट है, ना ये किसी व्यक्ति का बजट है. यह बजट 2047 में विकसित भारत की जो कल्पना मोदी जी ने जो रखी है, यह उसका बजट है. यह उसको प्रतिबिंबित करता है. आप उसे किस एंगल से देखेंगे तो पहले 2-4 दिन ये सारी बातें चली
कि भाई अब बिहार और आंध्र प्रदेश के बारे में ये सारा सब कुछ चल रहा है। बिहार को 20,000 करोड़ दिए, कोई बोले आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ दिए। अब असलियत ये है कि मैं मुंबई में रहता हूं। मुंबई और महाराष्ट्र के लिए रेलवे ने 16,000 करोड़ रुपए दिए हैं। वाढवण बंदर के लिए 76,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की घोषणा हो चुकी है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में अभी बात तो सामने आएगी। अब क्या इन सारी बातों को, इन्वेस्टमेंट को जब हम एक साथ करेंगे तो ये आंकड़ा कितने का बनेगा? यानी मुझे जो लगता है कि केवल और केवल विरोध, आप एक कहेंगे तो हम दो कहेंगे, आपने तीन कहा हम चार कहेंगे, लेकिन आपको विरोध करेंगे। किस बेस पे करेंगे ये हमें नहीं पता है, लेकिन हम आपको विरोध करेंगे। ये राहुल गांधी जी इस समय कर रहे हैं। और मुझे लगता है आज की नीति आयोग की बैठक में जो हमने लक्ष्य रखा है 30 ट्रिलियन डॉलर तक अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर जाना, और जल्द ही पूरे विश्व में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था कैसे बने, इसके लिए जो हमारी लड़ाई शुरू है, उसके लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं, ये हमारा सपना पूरा करने के लिए हम एक कदम आगे निकल चुके हैं। Now, before I go to the Congress, मैं सुनील व्यास जी from एकनाथ शिंदे सेना। सुनील व्यास जी, आज एकनाथ शिंदे जी रिप्रेजेंटेड नीति आयोग मीटिंग और एकनाथ शिंदे जी गए, और जो आज चर्चे में सबसे ज्यादा है कि एकनाथ शिंदे जी जो लाड़की बहन स्कीम है, लाड़का भाऊ स्कीम है, फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स है, अन्नपूर्णा स्कीम है, जो सिलेंडर्स है, तो इसका जितने लोग ऑपोजिशन के विरोध करने लगे, अब बोले कि खजाना खाली है, खजाना में पैसा नहीं है। संजय राउत कह रहा है कटोरे में पैसा नहीं है, तो कहां से स्कीम इंप्लीमेंट करेंगे, कहां से ये फाइनेंस मिनिस्टर। तो हाउ डू यू सी इट? सुनील व्यास जी, किस प्रकार से देखते हो आप? नामबिहार जी, बोलिए। अपोजिशन का काम है विरोध करना, और उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल वर्तमान सरकार शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में जो काम कर रही है जन कल्याण और महाराष्ट्र के विकास के लिए, और विभिन्न योजना जिनका नाम आपने गिनाया, मैं पूछना चाहता हूं, इतिहास में कांग्रेस ने भी बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की, उस समय उनके पास फंड था क्या? फंड आता है, जनता की सेवा करनी, जनता का कल्याण के हमको की काम करना है। फंड के लिए हम बैठे रहेंगे तो काम कभी नहीं होगा। और ये किसने कहा कि लाडली बहन, लाडला भाई और ये अन्नपूर्णा योजना ये क्रियान्वित नहीं होगी? हम करके दिखाएंगे। ये माननीय शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार में हमारे उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित राव जी पवार ने जो घोषणा की है विधानसभा में, आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में ये सारी घोषणाएं जो योजना है वो जन कल्याण की योजनाओं के रूप में क्रियान्वित होगी और महाराष्ट्र की जनता इससे लाभान्वित होगी। और विपक्ष का काम है कहना, वो अगर वो नहीं कहेंगे तो हमारी प्रशंसा थोड़ी करेंगे, हम उनसे आशा भी नहीं करते। लेकिन हमारी ड्यूटी उनकी प्रशंसा या उनके अपोजिशन को सुनने की नहीं, हमारी ड्यूटी महाराष्ट्र की 13 करोड़ भाइयों और बहनों की सेवा करने की है, जो हम बड़ी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। और जितनी भी ज्यादा और इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं हम ला सकेंगे हम लाएंगे, और महाराष्ट्र की जनता के हित में, उनके कल्याण के लिए हम ये काम करते रहेंगे। Now, अभी निजामुद्दीन जी, we are joined by निजामुद्दीन जी from the Congress। निजामुद्दीन जी, हमारे साथ गणेश खानकर साहब है भारतीय जनता पार्टी से, और सुनील व्यास जी है एकनाथ शिंदे जी सेना से। आज हम चर्चा कर रहे थे नीति, हाँ जी वेलकम टू द शो। हम चर्चा यही कर रहे थे कि नीति आयोग, हाँ यस, नीति आयोग के मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि विकसित भारत के ट्यून इन लाइन है, ट्यून में जा रहा है, पूरे देश के हर व्यक्ति एम्बिशियस है इस चीज के लेकर। राहुल गांधी जी ने आलोचना किया, बोले कि ये ममता जी के माइक को बंद कर दिया, वो गलत हो गया, डिसेंट है, लोकतंत्र खतरे में है। तो फिर वही चर्चा की टोटलिटेरियन डिक्टेटर क्या है। क्या आप नीति आयोग में बाकी सीएम्स क्यों नहीं आए, क्या तकलीफ है? निजामुद्दीन जी, देखिए, तकलीफ का विषय नहीं है। नीति आयोग जो कभी हुआ करता था, जिस नीति आयोग के लिए लोग तैयारी करते थे, उसके बारे में चर्चा होती थी, बातें होती थी, अब वो नीति आयोग नहीं रहा। अब प्रधानमंत्री का भोंपू है, वो जो बता देते हैं ना मोदी जी, उतना ही नीति आयोग बनाने वाला है। जिस तरह से देश के बजट का इशू आया ना, आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने प्लानिंग किया है, किस तरह से बातें की। किसी जमाने में नीति आयोग का जो रोल था इस देश में, कि चाहे अपोजिशन का ही मुख्यमंत्री रहा हो, सरकारें उसमें दखल नहीं देती थी। आज का इशू बिल्कुल अलग है। आज जिस तरह का मोदी एंड मंडली या उनकी जो लोग हैं जो करना चाहते हैं, उस तरह की चीजें करते हैं। जो सत्यता है उससे लाखों कोस दूर रहते हैं। ये अभी 1 मिनट पहले मेरे ज्वाइंट होने के आसपास ही मैं सुशील जी का, हमारे
और दूसरे साथी का सुन रहा था महाराष्ट्र की उस खानकर, योजना के गणेश बारे में। खानकर साहब भारतीय जनता पार्टी से, सुनील Yes, व्यास जी, मैं एकनाथ शिंदे। सिर्फ एक अभी वही योजना पर जिस पर आप वो बहस कर रहे थे लाडली बहना पर, कि उन्होंने कहा कि अजीत दादा ने बहुत पटारा खोल दिया, पैसा पड़ा है। अभी परसों की कैबिनेट मीटिंग में गिरीश महाजन को बेइज्जत कर दिया अजीत दादा ने, आपने देखा कि नहीं उसको? और उनको क्यों बेइज्जत किया? पैसा मांग रहे हो कोई प्रोजेक्ट के लिए। उन्होंने कहा कि जब मेरे पास पैसा है नहीं तो क्या महाराष्ट्र की जमीनों को बेचकर तुमको पैसा दूं? ये फाइनेंस मिनिस्टर की बात है जो कैबिनेट के अंदर हुई और ये बाहर आ गई। तो झूठ बोलना ये मोदी मंडली का सबसे प्रिय स्लोगन है। जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं, नड्डा जी झूठ बोलते हैं और झूठों के प्रधान हैं, वही तरीका महाराष्ट्र में चालू है। जब आपके पास 8 लाख करोड़ आज की तारीख में आपके ऊपर कर्जा है और दूसरा कर्जा कोई देने को तैयार नहीं है, तो आप स्कीमें, अगर ये स्कीमों में आप में दम है और आपको लाना था तो आप चुनाव के दौरान क्यों ला रहे हो भाई? आप तो महाराष्ट्र के लीडर हैं, आप सारे लोग महाराष्ट्र में आपकी सरकारें रही हैं। ऐसा नहीं कि आज आए और कल आप काम कर रहे हैं। 10-20 साल से सभी लोग राजनीतिक तौर पर मजबूत रहे हैं, तो सबको पता है। खाली बात करने के लिए महाराष्ट्र के लिए मत बात करिए। महाराष्ट्र में अगर कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ होना है, तो उसके आपके पास तैयारियां भी तो दिखनी चाहिए। वो तैयारियां कहीं नहीं दिखती और यही हाल देश में है। उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा सांसद देने वाला राज्य है, उसने इनको नकार दिया। उसके बाद सबसे ज्यादा सांसद देने वाला राज्य महाराष्ट्र है, उसने इनको नकार दिया। इसी तरह से साउथ से पूरा साफ कर दिया। तो ये सारी चीजें अगर उनकी योजनाओं में दम था तो फिर वो सक्सेस होना चाहिए। कोई भी योजना सक्सेस नहीं हो रही है। एक रोड ट्रांसपोर्ट को छोड़कर उसमें भी इतने बड़े पैमाने पे करप्शन हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पे करप्शन हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। तो ये जो कुछ हो रहा है ये सब दिख रहा है। इसमें मैं कांग्रेस में हूं या अलग से आया हूं, मैं कुछ अलग बातें कर रहा हूं, वो नहीं कर रहा हूं। मैं वो कह रहा हूं जो आपके सामने दिख रहा है, यानी जो सामने हो रहा है नामबिहार जी, मैं वही बात कर रहा हूं। आज व्यापारी वर्ग से आते हैं सुशील भाई, वो बेहतरीन उनको नॉलेज है व्यापारी मंडलों का, और पूरे साउथ बॉम्बे में जहां देश भर की राजनीति होती है, वो बहुत दिनों तक हमारे भी नेता रहे हैं। लेकिन आप उनको पूछिए कि क्या आज व्यापारी हमारा सुखी है? क्या आत्महत्या कर रहा है? लोग कूद कूद के मर रहे हैं सर। और ये सब इनकी सरकार की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। क्योंकि आप किसी को टैक्स के नाम पर निचोड़ लेंगे और उसको उसकी कोई सुविधा नहीं देंगे तो उसको मरना ही है। इधर पिछले 15 दिन में 3 घटनाएं। एक व्यापारी कल अटल सेतु से मरता है, इंजीनियर है। उसके पहले शाह करके जो डायमंड का व्यापारी मरा, उससे 8 दिन पहले विरार जाने वाली लोकल से रिटर्न आते वक्त बाप बेटे ऐसा जाके लेट के मर जाते हैं। ये हालत है बिजनेस वालों का। और किसानों का तो मैं नहीं बता रहा हूं, किसानों का तो ये भाई हमारे बीजेपी के नेता जो हैं महोदय, उनको मालूम है किसान किस तरह से आत्महत्या कर रहा है। कर्नाटक में 1200 मरे हैं, बोलेंगे कनकर साहब। सर आप जहां अभी हम बात कर रहे हैं वहां अभी की घटनाएं हैं, ताजा घटनाएं। जब सरकार इतनी बड़ी बड़ी चीजें अनाउंस कर रही है, उस घटना का मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। मैं इसमें ऐसा नहीं कि मैं बहुत पॉलिटिकली मैं उनका विरोध कर रहा हूं या कुछ है। जो महाराष्ट्र की सत्यता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। खानकर साहब, यू हर्ड निजामुद्दीन राइन साहब है कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, जो आलोचना उनके किया कि आपका नीति आयोग में प्रॉब्लम है, बजट में प्रॉब्लम है, देश ढंग से नहीं चल रहा है, सुइसाइड्स हो रहा है, महाराष्ट्र में सुइसाइड्स हो रहा है। खानकर साहब, यू हर्ड एवरीथिंग, प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, I heard everything, and I may claim that I have not disturbed at any time. नहीं, वो नहीं डिस्टर्ब करेंगे, डिसिप्लिन। और मैं yes, and I hope that he will not disturb to me. नहीं करेंगे खानकर साहब, नहीं करेंगे। निजामुद्दीन जी सुनेंगे। निजामुद्दीन जी ने ये कहा कि ये मेरे साथी जो सिंधे गुट के सुशील जी है वो उन्हीं के साथ कभी थे, अब हमारे साथ है। तो कई दिक्कतें कांग्रेस की नंबियार जी अभी इस वक्त चल रही है, और उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि हम इसी ग्रह के लोग हैं। तो मुझे पता नहीं है कौन से ग्रह के लोग हैं। 10 साल पहले जब ये रास्तों से जाते थे तो रास्ते कहाँ थे, अब ये कहाँ थे। 10 साल पहले ये ट्रेन से जब जाते थे तो वंदे भारत ट्रेन थी नहीं थी, मुझे पता नहीं है। 10 साल पहले जब ये अपने गांव जाते होंगे तो पता नहीं है कौन से महल में रहते थे, हाथ में सवेरे डब्बा लेते थे।
मुझे पता नहीं। 10 साल पहले जब ये शायद अपने गांव जाते थे तो क्या ये 24 घंटे बिजली पाते थे या रात को बाहर आंगने में सोना पड़ता था, मुझे पता नहीं। 10 साल पहले जब ये अपने गांव गए थे तो क्या हर घर नल से जल की योजना इनके घर पर पहुंची थी, मुझे पता नहीं। क्या है साहब कि विरोध होना चाहिए राजनीति में और जनतंत्र में, विरोध की आवश्यकता होती है और विरोध होना भी चाहिए ना। एक जमाना था नंबियार जी, एक जमाना था। अब ये बार बार कहते हैं तो सर मनमोहन सिंह जी की क्या हालत थी, निजामुद्दीन जी शायद आप बता पाए तो बताइए। आपके प्रधानमंत्री जी ने जो रिजोल्यूशन पास किया था कानून, उसको राहुल गांधी जी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ा था। ये कौन से जनतंत्र की बात आप जनता को बताने जा रहे? इंदिरा गांधी जी ने किस तरह से रात को राष्ट्रपति जी के पास जाकर 12 बजे इमरजेंसी लगाने के लिए उनसे रिजोल्यूशन पे साइन की। अब ये यदि नंबियार जी कई अलग कार्यक्रम रखेंगे तो मैं आपको रात को 9 बजे से लेके प्रधानमंत्री आवास से लेके 12:15 बजे जब राष्ट्रपति जी ने साइन की थी, मैं पूरी डिटेल आपको कभी बताऊंगा। आज वो विषय नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब संसद में कपिल सिब्बल जी थे, आपके दादा मुखर्जी बैठा करते थे, प्रणब दादा बैठे थे, अटल जी थे, सुषमा जी थी, अरुण जेटली जी थे, संसद की एक गरिमा थी। और यदि मैं आपको एक सजेशन और दूं, निजामुद्दीन जी यूट्यूब पर जाइए। 1998 में जब गिरधर गमांग जी ने ये जो नीतिमत्ता की आप बात कर रहे हो ना, वे ओडिशा के मुख्यमंत्री बने थे और एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आप लोकसभा के सदस्य के नाते लोकसभा में नहीं बैठ सकते। वो उस समय बैठे थे, उन्होंने वोट किया, हम 1 वोट से हारे थे और हमने इस्तीफा भी दिया। उस समय जो लालू जी ने जो भाषण किया है ना, वो थोड़ा यूट्यूब पर जाकर सुनिए। उन्होंने बिहारी लैंग्वेज में भाषण दिया, अपनी उनकी एक पद्धति लालू जी की, लेकिन सभागृह में उसको एंजॉय कर रहे थे। और नंबियार जी, आज ये दुर्भाग्य है देश का विरोधी पक्ष नेता ये खुद ही अपने सदस्यों को वेल में आने के लिए कहता है। ये कौन सा जनतंत्र है? जब राहुल गांधी जी भाषण कर रहे थे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, किसी सांसद ने उनको रोका था क्या? उनकी हमने पूरी बात सुनी। नेता प्रतिपक्ष जब बोलते हैं तो जनतंत्र में उनका सम्मान होता है। अब ये इस बात निजामुद्दीन जी, एक थोड़ी अजीब बात है कि आपके राजपुत्र जगह से हिले नहीं और प्रधानमंत्री जी को झप्पी दी नहीं तो वो भी करते हैं। वो पता नहीं कौन से समय क्या बात करेंगे। ऐसा है निजामुद्दीन जी, आंख खुली रख के ये देख लीजिए कि देश में आप भ्रष्टाचार 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 भ्रष्टाचार, अरे भाई कौन सा भ्रष्टाचार? ये उसी भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी 1 घंटे में 3 सभाओं में 2300 करोड़ से लेके अंबानी को 4500 करोड़ तक तीसरी सभा में पहुंचे। आप उस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो? यानी कौन सा भ्रष्टाचार? जरा अभी तो पूरे के पूरे न्यूज मीडिया वाले पीछे पड़े हुए साहब, किसी को 1 रुपए का भ्रष्टाचार मिल नहीं रहा है। जो आपको कहां से मिल रहा है थोड़ा उजागर करिए। और संसद में जब आप भाषण देंगे ना साहब, तो ये बाहर सभा का भाषण नहीं होता। संसद में तथ्यों के आधार पर और आंकड़ों के साथ भाषण देना पड़ता है। आप अपने विरोधी पक्ष नेता और आपके पार्टी के नेता को ये बताइए, संसद में भावना रखना अच्छी बात होती है, लेकिन उस पटल पर आंकड़ों के साथ और तथ्यों के साथ बात करनी पड़ती है। बताइए भ्रष्टाचार हुआ होगा, देश की जनता के सामने रखिए, आपका पूरा अधिकार है। निजामुद्दीन जी, मैं आपसे आने से पहले मैं सुनील व्यास जी के पास जाऊंगा, बिकॉज आपने कुछ आरोप लगाए कि सरकार गवर्नेंस महाराष्ट्र में ठीक नहीं हो रहा है, सुसाइड्स। नंबियार जी, मैं जवाब दे दूं, उसके बाद आप सुशील जी के पास। चलो बोलिए। मैं जवाब देना चाहता हूं। सुनील जी सुनिए जरा, उसके बाद हम लोग यस बोलिए निजामुद्दीन जी। अभी उन्होंने रेलवे का जिक्र किया, रेलवे का जिक्र किया हमारे मित्र ने। मैं उनको रोकूंगा नहीं। सुनिए, हम आपकी बात निजामुद्दीन जी, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको रोक नहीं रहा हूं,
लेकिन जबकि सुशील जी आप ही के यहाँ से आए इसलिए आप शायद उनको दबाने की नहीं देखिए ऐसा है कि आना और जाना ये राजनीति का अपना एक शान है। मैं मेरे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, मैं उनको, लेकिन जहाँ पक्ष की बात होगी मैं उनके अगेंस्ट बात करने वाले। मैं बहुत सम्मानित आदमी है, व्यापारी आदमी है, हम लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूँ, आपने अभी जिक्र किया रेलवे का। मेरा ख्याल है कि आप मुंबई शहर में अगर आपने रेलवे में सफर किया हो तो जानवरों से भी बदतर जिंदगी रेलवे में आज है, जानवरों से भी बदतर। हजारों करोड़ मुंबई टैक्स देती है, आपने रेलवे के लिए कुछ नहीं किया। और जिस वंदे भारत की आप तारीफ कर रहे हैं, आप इस मुल्क से गरीबों को मारकर खत्म कर रहे हैं। 5 गुना ज्यादा भाड़ा वंदे भारत का है, 5 गुना ज्यादा भाड़ा। हम जिस गांव से आते हैं या हम जाते हैं, आपके प्रधानमंत्री को जमीन चटा दिया बनारस ने। देश के 14 प्रधानमंत्रियों में सबसे बुरी हार एक तरह से देखी जाए तो आपके प्रधानमंत्री की इसीलिए हुई कि कोई जनता के लिए कोई योजना प्रधानमंत्री की नहीं आई। ये सब आपके कागजों पर है और झूठ के पुलिंदों में है। आपका प्रधानमंत्री इससे ज्यादा झूठा जो संसद में बोलता है, खुद संसद में वो झूठ के सिवा आज तक कोई बात नहीं करते। अब वो बोल नहीं पा रहे हैं संसद में क्योंकि पिछली जो 2 संसद गई उसमें बात करने वाला लीडर नहीं था। आज हमारे पास, इस देश के पास एक ऐसा विरोधी पक्ष का नेता है, जब बात करता है तो आपके सांसद बगले ढाकते हैं। दर्जनों वीडियो आपको भेज सकता हूं देखने के लिए। आप मुझे यूट्यूब का हवाला मत दीजिए, मैं 20 साल जर्नलिस्ट रह के इसमें आया हूं। और आपके जो ये चाटुकार और गोदी मीडिया के लोग हैं, ये तलवे चाटे प्रधानमंत्री के, उनका काम है। लेकिन देश की जनता सत्यता देख रही है। और बीजेपी की जो हालत हुई है, आज अपना घर बचाओ, बीजेपी की हालत आज ऐसी हो गई है। अब 2 बैसाखियों के सहारे पर आप टिके हो और बनारस का चुनाव हारते हारते बचे हो। अभी नेक्स्ट इलेक्शन आ रहा है, इसमें आपको आपकी हैसियत जनता खुद दिखा देगी, हमें बोलने की जरूरत नहीं। मुंबई का रेलवे आप जाके देखो क्या हालत है। 3 दिनों में 7 लोग मरे हैं। कल का वीडियो अगर आपके नजरों से गुजरा होगा तो टंगा हुआ आदमी जमीन में गिरता है और मर जाता है। आप ऐसे ही सच्चाई को कैसे कच्चा निकल सकते हैं? आप इतना बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि मुंबई जैसे शहर में आदमी क्या, आप उसमें जाके जब रेलवे में शाम को एक बार घुस के देखिए, आपको समझ आ जाएगी कि आपकी नीति आयोग क्या कर रही है और आपका प्रधानमंत्री और रेल मंत्री। आपने रेलवे के पूरे बजट को खत्म करके उसको दूसरे में मिला दिया, तो रेल की जो सबसे बड़ी समस्या उसे आपने बर्बाद कर दिया। गरीब आदमी अब रेलवे में नहीं चलेगा, वंदे भारत में चलेगा, क्योंकि अडानी अंबानी का दामाद लगता है जो वंदे भारत में आएगा। वंदे भारत आपने उन बड़े लोगों के लिए बनाई जो आपकी दलाली कर रहे हैं, जो आपको पैसा दे रहे हैं। गरीब आदमी के पास आज भी इतना पैसा नहीं है कि वो जो है ट्रेनों में चल सके। आपने 10 साल में 3 गुना भाड़ा बढ़ा दिया, तो आप कैसे कह सकते हो कि जनता के लिए आप काम कर रहे हैं? और जनता का कौन सा काम आप कर रहे हैं? आप जरा दिखाइए कि देश में जनता भूख से मरने की हालत, आज इंडेक्स 107 से ऊपर पहुंच गया। आपके इकोनॉमिक्स का हालत क्या पहुंचा? 10 दिन में आपका बजट आया है, 10 दिन में 12 लाख करोड़ रुपया व्यापारियों का आपके डूब गया, सेंसेक्स नीचे चला गया। ये सब आपके नाअहली और काम चोरी का नतीजा है कि पूरा शेयर मार्केट बर्बाद हो गया। बैठे सुशील व्यास जी, पूछिए कि कितने व्यापारी की हालत क्या हुई है इन 5-7 दिनों में, जिस दिन आपका बजट आया और उसके 3 दिन में। तो ये जो आप झूठ बोलकर अब आप जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। 5 साल आपका झूठ चला, 5 साल लोगों ने इंतजार किया और उसके बाद जनता ने आपको रिजल्ट देना शुरू कर दिया। और उसकी शुरुआत आप देखना 2 महीने बाद महाराष्ट्र से हो जाएगी। व्यास जी, यू हर्ड निजामुद्दीन जी, आपने सुना निजामुद्दीन जी को। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जी जो सब मानते हैं कि दिन रात काम करते हैं, पूरे देश कहा दिन रात उनको याद नहीं, सब जगह पहुंच जाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, नो बिजनेस, कोई धंधा व्यापार कुछ नहीं हो रहा है, एमएसएमई खत्म हो रहा है, सुइसाइड्स हो रहा है, लोग मर रहे हैं बिकॉज कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। नो डेवलपमेंट, नो बिजनेस, नो ट्रेड एंड कॉमर्स। सुनील व्यास जी, निजामुद्दीन जी, मैंने मेरे भाई निजामुद्दीन जी को बहुत प्यार से सुना, शांति से सुना। आशा करता हूँ वो भी उत्तर में मेरी बातों को उतनी शांति से सुन लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने 2-4 बातें कही। मैं शुरुआत करता हूँ नीति आयोग की बात पे, वो शुरू किए
कि नीति आयोग में कुछ वर्षों पहले ऐसे होता था वैसे होता था। मैं बताना चाहता हूं कि नीति आयोग बना ही 2015 में, उसके पहले इसको योजना आयोग कहा जाता था। तो नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वो पहले नीति का पूरा अर्थ समझ ले हम लोग। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति योजना आयोग को खत्म करके नीति बनाई है 2015 में। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से, जब उनका मौका आए उनको, कि कितनी बार आज जैसे आज आप नहीं गए, तो कितनी बार आप भूतकाल में भी 10 साल में नहीं गए नीति आयोग की मीटिंग में? नीति आयोग की मीटिंग तो लगातार होती रहती है। अरे माझ्याकडे नाही, अरे बाबा, ये तो एक संवैधानिक आयोग है, तो 10 साल से ये आयोग चल रहा है, तो आप पहली बार क्यों बाइकआउट कर रहे हैं इसको? 10 साल में तो आपको नहीं सूझा कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, राज्यों के साथ अन्याय हो रहा है, तो आज ही आपने क्यों सोचा? और सोचा कोई बात नहीं, आपका निर्णय है। अब वो ममता बनर्जी ने, अगर आप कहीं यूट्यूब पे जाके देख लें, मैंने सुबह ही पढ़ा है कि सुना है कि अगर मेरे मुताबिक वहां पे नीति आयोग में अगर नहीं कुछ काम हुआ तो मैं चली आऊंगी, और वो आ गई। तो वो कुछ तो बहाना चाहिए, मुझे कोई बाहर आने के लिए कोई बहाना तो चाहिए। आप देखते हैं कि जैसा मेरी जानकारी है, मैं तो राष्ट्रपति भवन के कल्चरल हॉल में नहीं था जहाँ पे नीति आयोग की मीटिंग हो रही थी, लेकिन जो चीजें छन छन के बाहर आई उसमें इस तरह का था कि हर मुख्यमंत्री को एक निश्चित समय दिया गया था। उसके खत्म होने के बाद निश्चित रूप से 28 राज्य के वो नीति आयोग है, सबको मौका मिलना चाहिए। अगर वो नहीं रुकी तो हो सकता है उनको किसी ने रोका हो, लेकिन उसको बाहर आकर के इस तरह से प्रदर्शित करना, ये तो बात ठीक नहीं है। और अगर रही बात, बंगाल भी भारत का एक हिस्सा है, ऐसा हम लोग मानते हैं, और अगर विकास किसी दूसरे हिस्से का होगा तो बंगाल का भी होगा, महाराष्ट्र का भी होगा, बिहार का भी होगा, आंध्रा का भी होगा, तेलंगाना का भी होगा। हमारा मोदी जी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। मोदी जी के लिए भारत दक्षिण से लेकर पश्चिम पूरब उत्तर तक एक है, और वो उसके प्रधानमंत्री है। और एक प्रधानमंत्री होने के नाते वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके वो सोचते हैं। और आज की जो नीति आयोग की मीटिंग थी वो 2047 का एक मैप था। हम लोग किस तरह से रोड मैप तैयार करें, विकसित भारत कैसे बनाएं, विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वो पानी की समस्या हो, ये शिक्षा की बात हो, ग्रामीण विकास की बात हो, हर घर जल की बात हो, किस तरह से अलग अलग मुद्दों पर हम विकसित भारत को आगे बनाने के बाद 2047 तक लाए, उस पर चर्चा थी। अगर उसमें भी हमारे मुख्यमंत्री जो विपक्ष से संबंध रखते नहीं गए, तो ये दुर्भाग्य उस जनता का है जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया। वो करोड़ों जनता जिनका प्रतिनिधित्व आज नीति आयोग में उस चर्चा में होना चाहिए था, वो वंचित रह गई इस कंस्ट्रक्टिव चर्चा से। उनको डिप्राइव उन्होंने किया है, तो उनके मुख्यमंत्रियों ने किया है, ये धोखाधड़ी की है उनके साथ, जालसाजी है। उनको चुन के भेजा था उनके हित में काम करने के लिए, उनको चुन के ही बाइकआउट करने नहीं भेजा था। अगर आप वहां जाते, आपका कोई विरोध था, बात करते, लेकिन आप न जाने से आपने अपने अपने राज्यों की जनता को वंचित किया है उन लाभ से, जिस लाभ का मौका उनको इस नीति आयोग में चर्चा में हिस्सा लेकर के मिल सकता था। दूसरी बात, हमारे निजामुद्दीन भाई ने कही महाराष्ट्र में कोई विकास वगैरह कुछ दिख नहीं रहा। मैं निजामुद्दीन भाई, आप साउथ मुंबई में रहते हैं, मैं भी साउथ मुंबई में रहता हूं। आप जरा कोस्टल रोड चले जाइए, आप अटल सेतु चले जाइए, समृद्धि महामार्ग चले जाइए, आप मेट्रो अब थोड़ी चल रही है, 1 महीने भर में सारी मेट्रो शुरू हो जाएगी, मुंबई की भी, पूना मेट्रो, औरंगाबाद मेट्रो। कहाँ विकास? आखिर विकास किसको कहते हैं? मैं समझ में नहीं आया कि आपके विकास का मापदंड कुछ अलग है या हम लोगों के लिए विकास का मापदंड अलग है। विकास तो विकास है, कोई चीज तो आप बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार कीजिए कि वर्तमान सरकार ने महाराष्ट्र के हित में जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकास के कार्य किए हैं, इसको मानना पड़ेगा। और अगर कोई भी, मान लो वर्तमान राज्य सरकार अगर योजनाएं लाती है जन कल्याण में, चाहे वो लाडली बहन हो या नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए लाडला भाऊ, एक्चुअली वो लाडला भाऊ नहीं है, उसका नाम है युवा कौशल विकास निधि। वो उसके लिए उन्होंने अलग से प्रोविजन करके उनको किस तरह से स्टाइपेंड के माध्यम से उनको एक स्किल्ड फोर्स तैयार की जाए महाराष्ट्र में, जिससे बेरोजगारी की जो एक भयंकर समस्या है उसका मुकाबला किया जा सके। वो एक तरीका है और उस तरीके से ही चला जा सकता है। ओवरनाइट क्रांति नहीं होती, कोई भी धीरे धीरे विकास का काम होगा। ये जो समस्या है उनको जूझना पड़ेगा। जिन आत्महत्याओं की आपने बात की व्यापारियों की, बहुत दुखद है, और जितनी भी उसके ऊपर खेद प्रकट किया जाए, जिस पे दुख प्रकट किया जाए, कम है। लेकिन मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जो 2-3 किस्से आपने सुनाए, क्या आप उतना ही जिम्मेदारी के साथ बताएंगे कि सरकार की किस फेलियर की वजह से उनको इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा?
उनके व्यक्तिगत क्या निर्णय थे मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता, ये दुखद है। मैं फिर कहता हूं हर मौत दुखद होती है, लेकिन उसको सरकार के ऊपर थोप देना भी उतना ही गैर जिम्मेदाराना बात होती है। अगर सरकार की किसी फेलियर की वजह से उन्होंने आत्महत्या के लिए प्रेरित हुई तो कृपा करके उसको बताइए, जिसका हम सामना करें, या हो सके अगर मान लो सरकार है, गलतियां सबसे होती है, अगर कोई चीज गलत हुई है उसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन मात्र किसी भी आत्महत्या को ये कह देना कि सरकार उसके लिए जिम्मेवार है, ये तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी गैर जिम्मेदाराना बात है। और सरकार अपना काम कर रही है, सरकार विपक्ष के आलोचना और उससे विचलित नहीं है। सरकार का ध्येय है महाराष्ट्र की जनता के हित में काम करना। आदरणीय एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार दिन रात 24 घंटे जनता की सेवा में लगी हुई है, विकास के काम में लगी हुई है और लगी रहेगी। और आप देखेंगे, आपने कहा 2 महीने बाद क्या हो रहा है, मैं आपके चैनल में हूं भाई साहब, मैं 2 महीने बाद भी आपको मिलूंगा। आप देखेंगे कि बहुमत के, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए फिर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगा और मोदी जी के नेतृत्व में यहां महाराष्ट्र फिर 5 साल के लिए बनेगी। ये मेरा आत्मविश्वास है, क्योंकि हमने काम किया है। जनता के प्रति काम करने का प्रत्युत्तर जनता हमको अपने मतदान के माध्यम से देगी और प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार अक्टूबर नवंबर में जब भी चुनाव होगा फिर से बनने जा रही है। पॉइंट वाइज निजामुद्दीन जी पॉइंट वाइज आपको जवाब दिए है सुनील व्यास जी ने, मगर मैं आपको खानकर साहब के पास जाता हूं। पहले खानकर साहब के पास जाता हूं, फिर आप रिप्लाई दोनों का रिप्लाई देना। खानकर साहब ही टॉक्ड अबाउट रेलवेज के बात किया उन्होंने, वंदे भारत पर आलोचना किया, रेलवेज में जो घूस के मुंबई सफर कर रहे हैं उनके बात किया। आप यू हर्ड, आपने सुना निजामुद्दीन जी का। खानकर साहब जी हाँ, बिल्कुल, मैंने नंबियार जी बड़े ध्यान से सुना और मैंने एक बात को बड़ा नोट किया है कि वो पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आए हैं और राजनीति में आने के बाद गए 10 साल से वो विपक्ष में बैठे हैं। तो विपक्ष में बैठने के बाद उनका जो सब्र खोते जा रहे हैं, वो बार बार जिस भाषा का प्रयोग करते जा रहे, तो आजकल एक ऐड आती है, आपने एवरेस्ट का तीखा लाल, वो मिर्ची बड़ी कम होती है लेकिन तीखी बड़ी ज्यादा होती है। शायद इसका कुछ असर पड़ा है, एवरेस्ट का तीखा लाल जो मिर्ची का, वो कांग्रेस पर ज्यादा पड़ा है। अब वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, मैं सिर्फ 2-3 उदाहरण देकर उस भाषा में जवाब दूंगा, लेकिन इस भाषा में बात करना ये हमारी सभ्यता में बैठता नहीं। मैं बहुत चैनलों पर जाता हूं, मैंने कभी उस भाषा का प्रयोग किया नहीं है। आपका प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, ये क्या भाषा आप इस्तेमाल कर रहे थे? आप प्रणब मुखर्जी हो या कांग्रेस के कपिल सिब्बल हो, सब आज भी हम उन्हें रिस्पेक्ट से देखते हैं। कपिल सिब्बल जी ने कभी हमारे बारे में अच्छा नहीं कहा था, लेकिन जनतंत्र में विरोधी पार्टी का सम्मान करना, क्योंकि आपके नेताओं को ये कभी सिखाया नहीं, तो उसमें आपकी क्या गलती है निजामुद्दीन? और सुशील जी, आप बात करो विकास के मापदंड, साहब विकास कहाँ हो रहा है? विकास हो ही नहीं रहा है नंबियार जी। अब विकास तभी होगा जब गांधी परिवार में से कोई उसका फीता काटेगा। कोई योजना बनाई, ये गांधी परिवार, कोई योजना बनाई, वो गांधी पुल, ये रास्ता बनाया, वो गांधी रास्ता, यहां पे हम उड़ान आकाश में गए तो ये गगनयान गांधी। एकमेव प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निकाली, हमारे किसी नेता का नाम नहीं दिया उन्होंने, उसको नाम दिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। निजामुद्दीन जी, आप भाषा का प्रयोग करते हो साहब, क्या आपको बेशर्मी की हद तो तब हो गई ना साहब, जब आपने वर्ली सीलिंग का उद्घाटन, भूमि पूजन हमने किया था, उद्घाटन आप करने गए साहब। 800 करोड़ की योजना को कितने 1600 करोड़ रुपए में आप लेके गए। आप वो बेशर्मी नहीं थी क्या? किस भाषा का प्रयोग करके आप चैनल पे बात करते हो साहब? हाँ, यानी कौन सा? जिस रेलवे की बात अब आपको बताऊं, मैंने एक लफ्ज कहा जिसका आपने उत्तर नहीं दिया। सुशील जी, आप भी है, मुझे बताइए ना साहब, कौन सी योजना में हमने जात भेद, जात धर्म देकर की है? सब पानी आता है तो क्या धर्म देकर आता है? रेशन की दुकान में रेशन मिलता है तो क्या वो हिंदू मुस्लिम देखकर मिलता है? प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बनता है तो क्या वो हिंदू मुस्लिम, आप निषाद हो, मल्ला हो, पासी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, मिश्रा हो, ये देखकर मिलता है? देश के गरीब वर्ग को घर मिले। अब उन्होंने वोट नहीं दिया साहब, नहीं दिया, हमें कोई गुस्सा नहीं है, उनको ठीक लगा, उन्होंने नहीं दिए। अब ये विकास के मापदंड की बात कर रहे हो साहब,
थोड़ी तो बेशर्मी की हद होती है ना कि साहब 2014 से पहले ये वही रेल है जो अंग्रेज बिछा कर चले गए थे। साहब 2014 के बाद में हमने जो रेल में विकास किया, मुंबई शहर में मेट्रो को लाए। साहब 347 किलोमीटर की मेट्रो बन रही है नंबियार जी। आप बीकेसी में बैठे हो, आपको लगा कल राजीव जी के साथ में शर्त लगाओ कि पहले मुंबई में कौन पहुंचेगा, थाना में कौन पहुंचेगा, तो नंबियार जी वही बीकेसी से उठिए। आने वाले 2 महीनों में आपकी अंडरग्राउंड मेट्रो शुरू होगी। अंडरग्राउंड मेट्रो से आप नरीमन पॉइंट चले जाइए, वहीं से मेट्रो पकड़ के आप थाने कासारवाड़ी में उतरिए, वहीं से आप कापुर बावड़ी में फिर रिटर्न आकर आप भिवंडी तक चले जाइए मेट्रो से। हो सके तो एक टिकट के पैसे मेरे लेकर निजामुद्दीन जी को भी लेके चले जाइए। मुंबई में आपको यदि दिल्ली जाना होगा तो कुर्ला के साथ में 4 नए टर्मिनस बन रहे हैं। 16,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए इस साल महाराष्ट्र को रेलवे के लिए मिले हैं। नई लाइन बिछाने का काम, अब सीएसटी में नए प्लेटफॉर्म बने, वहां से कुर्ला तक और कुर्ला से लेकर ठाणा तक नई 6ठी लाइन का काम पूरा होके हम अगले कई दिनों में मुंबई से लेके दिल्ली तक फ्रीट कॉरिडोर हम बना रहे हैं कि जो मेल आती है सामान लेकर उसका रेल पर कोई असर न पड़े, एक अलग फ्रेट कॉरिडोर बनेगा। रेल की जो फ्रीक्वेंसी है वो 150 सेकंड तक आएगी निजामुद्दीन जी। 2014 के पहले यह फ्रीक्वेंसी 3.5 मिनट की थी। थोड़े काउंट करके लीजिए, हम 220 सेकंड पर थे, हम 150 सेकंड पर आकर ट्रेन की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे। उसके साथ में आपको बता दूं, मुंबई सेंट्रल से 6ठी लाइन बोरीवली तक आ रही है। हार्बर लाइन जो आपके जमाने में आप अंधेरी तक लाकर रखे थे, हमने उसको गोरेगांव तक लाया और 1.5 साल में उसको बोरीवली तक ला रहे। 926 करोड़ रुपए हम खर्चा करके लाएंगे। विरार में टर्मिनस बना रहे। अब कोकण में जाने के लिए बोरीवली से रेलवे वसई नहीं, सीधा कव लेकर दीवा की ओर जाएगी। अब निजामुद्दीन जी, यह आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा तो भगवान करे मैं आपके कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा के दे दूंगा। आप टीका करिए हम पर, यह आपका पूरा अधिकार है, लेकिन 10 साल से आप विरोधी पार्टी में बैठे इसकी भड़ास इस तरह तो मत निकालिए, तथ्यों के आधार पर बात करिए। यही मेरी आपसे विनती है और कुछ नहीं। निजामुद्दीन जी, कैटरेक्ट के ऑपरेशन तो नहीं करेंगे आप, बट आपने दोनों के सुने। अब सुनील व्यास जी ने विस्तार में बताए, गणेश खानकर साहब ने भी विस्तार में बताया। कहां है राहुल गांधी जी? आप कांग्रेस किस प्रकार से आलोचना, क्या जरूरत है, डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, बोलिए बोलिए। अभी इन्होंने कहा कि भाषा का प्रयोग ठीक करिए। भारत के प्रधानमंत्री ने जितनी घटिया भाषा इस देश में इस्तेमाल किया 14 प्रधानमंत्रियों ने कभी नहीं किया। मुजरा शब्द कौन लेके आया? भारत के प्रधानमंत्री। क्या उनको शोभा देता है? मंगलसूत्र, गाय, बैल, भैंस, मुसलमान, हिंदू, पाकिस्तान, ये कौन लाया? भाषा की आप मुझे ना सिखाएं। जिस भाषा का प्रयोग आपके प्रधानमंत्री ने किया, दुनिया के किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष ने आज तक ऐसी भाषा नहीं बोली। आपके प्रधानमंत्री की भाषा है जो गली के टपोरी की तरह बात करता है। आपका प्रधानमंत्री गली के टपोरी की तरह। चौकीदार भाषा का गांधी ने कहा था, सुनिए राहुल गांधी आज अब जब भी आप बात कर रहे थे मैं सुन रहा था ना, आप जब भी बात कर रहे थे मैं सुन रहा था गिरीश जी। अब आप शांति से सुनिए। आप जब बात कर रहे थे मैं सुन रहा था ना, गलत बात आप शांति से सुनिए। राहुल गांधी आप पहली बार अपने पूरे राजनैतिक जीवन में किसी संवैधानिक पद पर आए। इससे पहले राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद पर थे क्या? आप सवाल करते राहुल गांधी से, राहुल गांधी इससे पहले किसी संवैधानिक पद पर थे क्या? आप बात कर रहे हैं जिस राहुल गांधी की योग्यता के नाखून के बराबर भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। आप क्या बात करेंगे महाजन जी? आप कम से कम ये सोच लें गिरीश जी कि ये जो आप बोल रहे हैं ना कि भाषा, ये भाषा इस राजनीति में आपने बिगाड़ी। भाषा बहुत सभ्य थी सबकी। आपके प्रधानमंत्री ने इस देश में भाषा के चलन का रुख बदल दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जो कभी भारत ने नहीं सुना। अटल जी की भी भाषण हम लोग सुनते थे। हम विपक्ष में रह के भी अटल जी का भाषण सुनने जाते थे क्योंकि वो शब्दों से खेलते थे। आपके दूसरी हमारी नेता थी आपके बीजेपी
की सुषमा स्वराज जी जब संसद में बोलती थी तो ऐसा लगता था कि हम कुछ सुन रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री ठिठोली करते हैं, उंगली दिखाएंगे, हमारे आंख मार रहे हैं। ये आपके प्रधानमंत्री की भाषा थी, इसलिए आप भाषा की सबक मुझको ना दें। और जो विकास आप दिखाने की बात कर रहे हैं ना, आप उस विकास की सत्यता को आप व्हाइट पेपर पर ले आइए, आपको विकास समझ जाएगा। और जिन परियोजनाओं का आपने अभी जिक्र किया है, आधा से ज्यादा परियोजनाएं सब कांग्रेस की सरकारों की देन है। मेट्रो हम लेके आए, आप नहीं लेके आए। आप मेट्रो घुमाइए मत, वो मेट्रो हम लेके आए और हमने उद्घाटन किया उसका। मोनोरेल लेके आए, हम कोस्टल रोड का प्रपोजल हम लेके आए। आप जो है तो बात मत करिए। अरे आप क्या सुन बताएंगे लीजिए, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था ना। जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था कि नहीं। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, यही बदतमीजियां जो है आपके बीजेपी के नेताओं की है, वो किसी को सुनना नहीं चाहते। मैंने आपकी सारी बात सुनी और ध्यान से सुनी, मैंने कोई जवाब दिया बीच में आपको? नहीं, बोलिए तो नहीं आपको बोलिए। सुनना चाहिए, आपके अंदर सुनने की क्षमता नहीं है। और यही मोदी जी के अंदर है, यही आपके नड्डा जी के अंदर है। 3 दिन में उत्तर प्रदेश का क्या हाल हुआ। अभी आप कह रहे हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 2 महीना पहले हमने आपको जमीन पर रगड़ के 32 लोकसभा सीटों से आपको पैदल किया है। आप ख्वाब देख रहे हैं शेख चिल्ली का, आप सरकार बनाने जा रहे हैं। आप अभी जितने इलेक्शन हो रहे हैं उसमें अपना रिजल्ट देखिए, आपकी हैसियत समझ में आ जाएगी। आप ये बोलना बंद कर दीजिए कि आप आ रहे हैं लौटकर। अब आपकी विदाई हो रही है सर, हम आपको कांधा देके पहुंचा देंगे बहुत आराम से। और ये जनता कर रही है, कांग्रेस का निजामुद्दीन अपना जी, कुछ नहीं कि कांग्रेस कुछ कर रही है। जनता आपके विदाई का समय तय कर चुकी है और आप विदा हो रहे हैं। निजामुद्दीन जी, प्राइम मिनिस्टर जो दिखा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आप मोदी जो जी ने रेलवे कहा दिखा कि रहे हैं, सब है, ख्वाब पॉलिटिक्स बहुत है, आप दिखा सकते हैं। पॉलिटिक्स हो गया, अब सबको मिलके नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करो। बोलिए नंबियार जी, हाँ, बोलिए। मेरा 2 मिनट खाली हाँ, 2 मिनट बोलिए। देखिए कि निजामुद्दीन जी, आप हमको कांधा देना चाहते हैं तो मैं जब भी जाऊंगा कांधा देने, आप जरूर आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा। क्योंकि हम तो भगवे में आए थे और भगवे में ही जाने वाले, कोई दिक्कत नहीं। आपको जब सुपुर्दे खाक करने की नौबत आएगी तो मैं भी आऊंगा। कि कभी आपने हमारे साथ बहस की थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इतना। लेकिन निजामुद्दीन जी, आपको आश्वस्त कर देता हूं, इतना कर देता हूं कि साहब 1984 में जब हम 2 थे ना, 2 तब भी हमने अपनी बातों से हमने कभी भी समझौता नहीं किया। और जब 303 चुनकर आए तभी भी समझौता नहीं किया। हम इस देश के संरक्षण के बारे में आपको हिंदू मुस्लिम जो कहना है आप कहते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू मुस्लिम नहीं कहा। मेरी बात सुनिए ना, अभी 2 मिनट सुनिए, तो 2 मिनट फिर आप बोलिए, फिर सुनील जी के पास जाना। हम कभी भी इस देश के इतिहास के साथ और हमारे अभिमान के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। आपको जो समझ में आता है वो आप समझ लीजिए। मैं आपको इतना बता दूं कि साहब, आपने प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा तो निजामुद्दीन जी, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो याद दिला दूं। राहुल गांधी जी की एनएसजी की सिक्योरिटी हटाने की बात आई थी। उस पर एक पेपर नोट होता है, जब किसी की सिक्योरिटी कम ज्यादा होती है ना तो उस पर होम मिनिस्ट्री एक रिपोर्ट देती है। तो मैं ये आपको बता दूं, आपके राहुल गांधी जी 50-50 दिन विदेशों में गायब रहते थे। अब वो कहां जाते हैं, जिसको एनएसजी की सिक्योरिटी होती है ना, उसको ये बताना पड़ता है कि वे कहां जा रहे हैं, क्योंकि वहां भी उसकी सुरक्षा का प्रतिबद्धता होती है और वहां उसका इंतजाम करना पड़ता है। वे 50-50 दिन गायब रहते थे। ये आपके राजपुत्र है। और नबियार जी, ये हमें कितनी गालियां देना चाहिए दे सकते हैं, लेकिन ये वही देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने माताजी को खोने के बाद सवेरे 7 बजे तक किसी को पता चलने भी नहीं दिया, कोई ठाट बाट नहीं किया। मुंबई वहां के महानगर पालिका की गाड़ी में बैठकर अपने माताजी को स्मशान भूमि लेकर गए। और आप यकीन नहीं मानेंगे नबियार जी, उस दिन 11 बजे हमारी मोदी जी के साथ लाइव इंटरेक्शन था। हमें अजीब लगा उस व्यक्ति का कि यह व्यक्ति 7:30 बजे स्मशान भूमि में था और 11 बजे हमें मार्गदर्शन दे रहा था। साहब, कोई ठाड़ बात नहीं, किसी मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया, किसी राज्यपाल को नहीं बुलाया, महानगर पालिका की गाड़ी में बैठकर अपनी माताजी को स्मशान भूमि लेके गए। एक वह व्यक्ति है जिसको निजामुद्दीन जी आप जिस भाषा में बोलना चाहे बोलिए, और एक वह व्यक्ति है
जो 50-50 दिन कहा जाता है, किस काम के लिए जाता है, वो पूर्व में जाता है कि पश्चिम में जाता है, वो उसी को पता होता है। तुलना तो थोड़ा ढंग से कीजिए साहब। तुलना ना, सुनील साहब जी, पहले मैं सुनील व्यास जी के पास जाऊंगा। सुनील व्यास जी, आपका विल वेट। अच्छा, 1 मिनट आप रिस्पॉन्ड कीजिए, वो 1 मिनट के लिए रिस्पॉन्ड कीजिए। बोलिए बोलिए। 1 मिनट। हाँ, शायद अगर इनको इस बात की तकलीफ है कि राहुल जी 50 दिन बाहर जाते हैं, तो किसकी फेलियरिटी थी? सरकार किसकी थी? सिक्योरिटी किसकी थी? अरे भाई, इंटेलिजेंस किसका था? अगर आपके लोग इतने निकम्मे हैं सर, इतने निकम्मे हैं कि उनको ये नहीं पता है कि राहुल जी 50 दिन कहाँ है, अगर ये आपकी सरकारी सिक्योरिटी को पता नहीं तो आप देश कैसे चलाएंगे? यहाँ तो एक आदमी बाहर निकलता है तो उसकी सिक्योरिटी में SB1 CID और जितने लोग लगे हैं बता देते हैं। आप देश को क्या झूठी बातें करते हैं कि राहुल जी 50 दिन गायब थे, पता नहीं। आप, अरे भाई, आप वो बात करिए जो आपका जिस डिबेट में आप बैठे हैं वहां प्रधानमंत्री के माताजी का संबंध कहाँ आता है? यही प्रधानमंत्री है जब उन्होंने मार्केटिंग करने के लिए अपनी श्रीमती, उनकी जो माताजी हैं, उनको उन्होंने लाइन पे लगाया था 4,000 रुपए लेने के लिए। आपको याद है कि नहीं याद है? आप इस तरह की चीजें डिबेट में मत ले आके उसको भटकाइए मत। आप वो बातें करिए जो तथ्यों में है। आप राहुल जी 50 दिन कहाँ गायब थे? अगर उनको भारत की सिक्योरिटी एजेंसियां इस बात की पता नहीं कर सकती तो इससे बड़ा फेलियर किसका है? आपको शर्म में डूब मरना चाहिए कि आपकी सिक्योरिटी फेल है कि राहुल गांधी 50 दिन देश में नहीं है, आपको पता नहीं है। कैसे नहीं आपको पता है? मैं व्यास जी के पास जाता हूं। महाराष्ट्र के सांसद बाहर जाता है तो पूरा देश को मालूम होता है सांसद मेरा कहां गया। निजामुद्दीन जी, सुन लिया। अब व्यास जी के पास, व्यास जी, व्यास जी, शरद पवार जी आए थे, एकनाथ शिंदे जी से मिले। शरद पवार जी के पास भुजबल साहब गए थे। भुजबल साहब ने शरद पवार साहब को रिक्वेस्ट किया कि ये जो मराठा ओबीसी एजिटेशन चल रहा है उस पे आप जरा टेक लीडरशिप इन दैट, उसको क्वेल कीजिए। फिर दूसरे दिन जब भी एकनाथ शिंदे जी के पास ऑफिशियल बंगलों में जाकर शरद पवार जी मिले, आज भी शरद पवार साहब कहा कि आपको जरांगे पाटिल जी को, हाके साहब को, भुजबल साहब को, सबको मिला के आपको ना, हाउ डू यू सी ओबीसी एजिटेशन चल रहा है, एकनाथ शिंदे जी कैसे हैंडल कर रहे हैं सर उसको? व्यास जी। मैं नाम्बियार जी उस बात पे आऊं उसके पहले, हाँ, निजामुद्दीन भाई ने कुछ कहा कि हम लोकसभा में 31 सीट लाए 48 में से, इसलिए कोई चांस नहीं है अक्टूबर नवंबर में सरकार बनाने का। बिल्कुल। मैं बड़ी विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव पहली बात तो अलग अलग तरीके से लड़े जाते हैं। जैसे अगर आपकी हिमाचल में मजबूत सरकार है राज्य में, लेकिन वहां 4 की 4 सीट कांग्रेस जीती। आप मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे थे, वहां सबकी सब 29 की 29 सीट बीजेपी जीत के आई है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन रही बात सवाल, अब आंकड़ों की बात कर रहे हैं, 31 सीट और 17 सीट, तो मैं आपको बता दूं 13 राज्यों में सुशील जी का खाता नहीं खुला, बताइए उनको। मैं महाराष्ट्र में बता रहा हूँ। आप बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से आप पत्रकार रहे, मेरे बड़े भाई हैं, आप थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लिया कीजिए, आंकड़े देख लीजिए। 46.3% हमको मिला है महाराष्ट्र में, 46.6% एनडीए इनको मिला है। फर्क सिर्फ नाम्बियार जी, इट इज वेरी शॉकिंग, पूरे महाराष्ट्र में 2 लाख वोट का फर्क है, 2 लाख वोट का। और अगर मुंबई की बात करें, जिस शहर में हम तीनों साहब बैठे हैं, तीनों आते हैं, वहां भले 4 सीट एनडीए जीत गई हो, लेकिन 2 लाख वोट हमको ज्यादा मिला है पूरे मुंबई में। आंकड़े तो सुशील व्यास बना नहीं सकता, आंकड़े तो एकनाथ साहब शिंदे बना नहीं सकते, आंकड़े गणेश जी बना नहीं सकते, आंकड़े तो चुनाव आयोग के हैं, आप जाके देख लीजिए। अब चूंकि जब इतना क्लोज फाइट है तो उसमें, और जनता के लिए आप काम कर रहे हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं, विधानसभा के लोकलाइज इशू होते हैं, वहां के अपने मुद्दे होते हैं, लोकसभा एक केंद्रीय स्तर पर विचारधारा को लेकर चलती है, तो एक अलग परिवेश में चुनाव होता है। और हमें आत्मविश्वास है कि जो जनता के प्रति हमारी जवाबदेही हमने निभाई है, जनता के प्रति जो हमने हमारा कर्तव्य निर्वहन किया है, हम प्रचंड बहुमत से अक्टूबर में राज्य सरकार बनाने जा रहे हैं। ये पत्थर के ऊपर की लकीर है, और ये घमंड में नहीं बोल रहे हैं, ये जनता के आशीर्वाद के बलबूते पे बोल रहे हैं, ये जनता के प्यार को जो हम देख रहे हैं उसके बलबूते पे बोल रहे हैं। अब रही बात आपने जो कहा, शरद पवार जी, छगन भुजबल जी, एकनाथ राव शिंदे जी की जो मुलाकात हुई, यही विशेषता है, यही प्यारी
चीज है महाराष्ट्र की राजनीति की, कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो अभी हमारे गणेश भाई और निजामुद्दीन जी जो चर्चा कर रहे थे भाषा वो वगैरह, वो अभी तक वो गंदगी महाराष्ट्र में नहीं आई है। अभी महाराष्ट्र में हम कोई भी व्यापक हित की बात होती है, जनता के कोई इश्यू होते हैं, तो हम अपने दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आपस में चर्चा करते हैं, आपस में मिलते हैं और उस जो समस्या है उसका समाधान कोई एक हम लोग आपस में मिलकर निकालने की कोशिश करते हैं। और आप जानते हैं नामबिहार जी, पिछले अनेक महीनों से मराठा आरक्षण हो या ओबीसी आरक्षण हो, उसके आंदोलन लगातार चल रहे हैं और सामने चुनाव आ रहा है। चुनाव में कहीं से कहीं इसका असर न हो और जनता में कोई शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग एक नई सरकार का निर्वाचन करें, उसके लिए शरद पवार जी ने और भुजबल जी ने एकनाथ राव जी से मिलने की बात की। ठीक है, वो मिले, उसमें कोई हल निकल सकता है तो जरूर। कौन नहीं चाहता कि मराठा को उनका अधिकार मिले, कौन नहीं चाहता कि ओबीसी को उनका अधिकार मिले। वो एक भारत के संविधान के दायरे में लाकर हम एक समन्वयक तरीके से किस तरह से सबको साथ में लेकर, सबको एक विश्वास में लेकर किस तरह से वो जो उनकी मांगे हैं उन मांगों को किस तरह से पूरा कर सकें। आरक्षण का जो मुद्दा है उसको शांतिपूर्ण तरीके से भाईचारे के वातावरण में कैसे उसको हल कर सके, यही प्रयत्न शरद पवार जी का भी है, यही प्रयत्न छगन भुजबल जी का भी है, यही प्रयत्न हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे का है। तो उसके मिलने के पीछे कोई बहुत राजनीतिक मंशा नहीं है। मंशा यही है कि इस प्रदेश में शांति बहाल कैसे हो और ये जो मराठा और ओबीसी जो आंदोलनरत है उनको हम किस तरह से विश्वास में लेकर मुख्य धारा में जोड़ सके। Now, Khankar Sahab, I would like to come to you. Khankar Sahab, you want to respond to Nizamuddin ji, that is okay. But एक चीज, शरद पवार जी और अमित शाह जी का जिस प्रकार से आपस में बहस, अमित शाह जी आए थे और अमित शाह जी ने कुछ कहा कि करप्शन के सरदार जो भी है, फिर शरद पवार जी का कहना कि अमित शाह जी तड़ीपार है, वो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनके हाथ में है। इससे थोड़ा चर्चा करके फिर ओबीसी जो मराठा रिजर्वेशन में बोले, हाउ इज द, किस प्रकार से देख रहे हो आप जो संघर्ष चल रहा है अमित शाह शरद पवार साहब के? नहीं, ऐसा है कि नंबियार जी, मैं आज उम्र के 50वें साल में हूँ। मुझे याद है 1990 के बाद के चुनाव से मैंने राजनीतिक मेरा अभ्यास है। मैं भले स्कूल में था, कॉलेज में था, लेकिन मेरा अभ्यास उस समय से है। आप बता सकते हैं कि 1990 के दशक में वसई विरार में राजनीति में जो क्रिमिनलाइजेशन हुआ वो किसने शुरुआत की? उल्लासनगर में पप्पू कलानी का नाम किससे जोड़ा जाता था? भिवंडी में जयंत सूर्यराव का नाम किससे जोड़ा जाता था? वाराणसी से मुंबई आते समय 2 गुनहगार प्लेन के पीछे बैठकर किसके साथ आए थे? 1992 के दंगों के बाद में जो रिपोर्ट बनी, श्री कृष्ण आयोग की जो रिपोर्ट बनी, उस पर बहस बरसों तक चली। लेकिन यह दंगा महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर कराने के लिए जो पीछे के हाथ थे, इस पर बातचीत क्यों नहीं? क्योंकि सुधाकर राव नाइक जी को हटाया जाना था। क्योंकि सुधाकर राव नाइक और 2 साल रहते तो शायद शरद पवार जी का पूरा के पूरे महाराष्ट्र का बेसिक खत्म हो जाता। हितेंद्र ठाकुर, पप्पू कलानी, जयंत सूर्यराव, भिंडी बाजार, ये सारे जो कांड है ना साहब, ये किसके समय हुए? राजनीति को क्रिमिनलाइजेशन, गुनहगारी की तरफ कौन लेके गया? ये इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में यदि किसी ने की होगी तो शरद पवार जी ने की। मैं कहता हूं इसलिए नहीं, आप 1990 से लेके 1994 तक इस मुंबई में जितने गैंग वॉर हुए और जो सारी बातें आई साहब, ये कोई मतलब बहुत 200 साल पहले की राजनीति नहीं है। अब ये राजनीति को अलग मोड़ पर लाना, अब जब मुंडे जी देश महाराष्ट्र के गृह मंत्री बने, मुंबई में गैंगस्टर लोग की कभी आ गई। अब उसके बाद की राजनीति जब शरद पवार जी ने 1999 में नई पार्टी खोली, तब से इस महाराष्ट्र में मराठा सैद्धांतिक लड़ाई चालू हो गई। उसके पहले महाराष्ट्र में हर कॉन्स्टिट्यूंसी की अपनी लड़ाई नहीं शुरू थी। मैं आपको उदाहरण के साथ बता सकता हूं कि महाराष्ट्र में यह जातिगत राजनीति 2000 साल के बाद यदि किसी ने लाई होगी तो शरद पवार जी ने लाई। इसके 100 उदाहरण दूंगा, आज उतना समय नहीं है मेरे पास, लेकिन यह राजनीति का एक काम करने का तरीका होता है कि किसी भी तरह से सत्ता में रहना। और मैंने 1 हफ्ते पहले आपके चैनल पर कहा था, यह सारी जो लड़ाई इस समय चल रही है, उस लड़ाई का अंत तभी होगा
जब सुप्रिया सुळे जी महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री बनने की कगार पर आएगी, उस दिन शायद शरद पवार जी शांत बैठेंगे, वरना वो महाराष्ट्र की राजनीति को शांत बैठने नहीं देंगे। वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को महाराष्ट्र की राजनीति में सेंटर में लाने की कला उनको अवगत है उनको अवगत। यानी वो जिस तरह, और शरद पवार जी की ताकत क्या है, तो किसी का जीत को लाने की नहीं है साहब, तो किसी को परास्त कैसे करना, यह ताकत यदि, यानी इसका जो समीकरण बनाना है, तो उसके गुरु शरद पवार जी है। एक दुर्भाग्य से साहब, नंबियार जी, मैं भी मराठी आदमी हूं, मुझे भी लगता है कि महाराष्ट्र में से कभी कोई प्रधानमंत्री बनने की ताकत रखता था तो 1991 में महाराष्ट्र से कांग्रेस के 38 सांसद चुनकर गए थे, 38। लेकिन 38 में से 22 सांसदों ने दिल्ली में स्पष्ट रूप से कहा कि यदि आपने शरद पवार जी को प्रधानमंत्री बनाया तो हम पुरानी कांग्रेस के काम करने वाले लोग हैं, हम इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि शरद पवार जी जिंदगी भर अपनी विश्वसनीयता कभी बना नहीं पाए। उनकी ताकत हो सकती है, वो लोगों को एक साथ ला सकते हैं, लोगों को चर्चा पर बिठा सकते हैं, लेकिन चर्चा में बैठने वाले लोग भी शरद पवार जी के बारे में विश्वसनीयता से कभी नहीं बात करेंगे। यह उनकी ताकत है। यानी हमने जो बात कही महाराष्ट्र में, ये जो अब शुगर इंडस्ट्री तो पूरे महाराष्ट्र के बाद में पूरे देश भर में चली गई, किसके हाथ में थी यह ताकत? अब शरद पवार जी 2004 से 2014 तक देश में कृषि मंत्री रहे। अब मैं आपको नंबियार जी शॉर्ट में बताता हूं, यदि आप कृषि मंत्री जी के पीरियड में आप थोड़ा सा सर्च करेंगे ना उनका, तो हर 6 महीने में कोई ना कोई चीज कैसे महंगी होती है ये शरद पवार, यानी आप अजीब करेंगे, जो जीरा होता है ना, जीरा, वो भी एक बार महंगा हो गया। जीरा कभी खराब नहीं होता है, आपकी जानकारी के लिए, लेकिन हर 6 महीने में कभी प्याज महंगी, तो कभी आलू महंगा, तो कभी ये महंगा, तो कभी वो महंगा। जबकि 10 साल देश के कृषि मंत्री थे शरद पवार। यानी जो अमित शाह जी ने कहा है तो वो सहकारिता मंत्री है। और मुझे ये बताइए, 10 साल में हमारी सरकार है ना साहब, कभी प्याज को विषय को लेकर करप्शन की बात हुई? कोई नटवर सिंह हमारे पार्टी में नहीं है साहब, कोई नटवर सिंह नहीं है। जो बरसों से विदेशों में जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाता था ना, उसका लाइसेंस नटवर सिंह जी के पास था। अब कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात का कैसे समर्थन करेंगे, जरा मुझे बताइए। नहीं खनकर साहब ना, इसका मेरा विषय इसमें था कि ओबीसी, मराठा और पवार साहब ने पहले 155 एमवीए का टैली बताया था, आज पवार साहब बोल रहे हैं कि 225 सीट्स एमवीए विल विन। खनकर साहब, मेरा वो था कि ओबीसी, मैं बता रहा हूं ना, मैं वही बता रहा हूं कि ये शरद पवार इसीलिए करते हैं कि नई सरकार जब से बनी, ये सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है। वो 250 भी कल बोल सकते हैं। और जो अभी सुशील जी ने कहा, तो नबियार जी, महाराष्ट्र में हाँ हमारी पराजय हुई है, हम स्वीकार करते हैं साहब, छुपाएंगे नहीं। हम 2 तक गए थे साहब, उसमें छुपाना क्या है? ये देश की जनता है जिसने आपको 418 दिए, उसने आपको 44 पर लाकर रख दिया, ये आप क्यों भूल रहे हो साहब? हम भी कोई स्वर्ग से नहीं आए, हम गलती करेंगे तो जनता हमें भी उसका सबक जरूर सिखाएगी। लेकिन नंबियार जी, आप थोड़ा सा देखेंगे तो महाराष्ट्र में जिस संख्या का उदाहरण दिया जा रहा है ना, तो कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी है कि जिस लोकसभा में हम 6 में से 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आगे है, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब मालेगांव का उदाहरण दूंगा तो फिर ये कहेंगे हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, वहां से हम 1,90,000 से हट गया। अब मालेगांव में किसकी संख्या ज्यादा है भाई? भाईखला में किसकी संख्या ज्यादा है भाई? मानखुर्द में किसकी संख्या ज्यादा है भाई? किसकी संख्या है? अब मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता, लेकिन सुशील जी ने जो बात कही तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस उत्तर मुंबई जिला का मैं अध्यक्ष हूं, 3.5 लाख की लीड से जीते हैं साहब, 6 की 6 सीटें। असलम शेख भी हारेंगे, लिख लेना मेरे से इस बार। हम 6 की 6 सीट जीतते जा रहे हैं। और मुंबई में 36 में से 32 सीटें इस बार यूपी जीतेगी, क्योंकि आपने जो दाव चला वो दाव हमने बराबर पकड़ लिया है साहब। अब इस बार प्यादे की लड़ाई में चेकमेट होगा। हमें पता है कि आपने क्या किया, इसलिए नंबियार जी थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे तो ये आपकी समझ में आएगा कि जो आंकड़े हमने देखे, तो पोलराइजेशन ऑफ वोट क्या होता है, लोगों को भ्रम फैलाना, संविधान 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 संविधान, जिसका सबसे बड़ा नुकसान आपने किया, वो लोगों को भ्रमित किया। खटाखट 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 खटाखट
8,500 रुपए आप देने वाले थे, भाई हमने तो नहीं दिए साहब। अब 3 राज्यों में आपकी सरकार है, दे देते, राहुल गांधी जी को बुला देते, दूसरे दिन खटाखट 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 चेक दे देते, भाई आपने तो दिया नहीं। अब हमें सब पता चला है सर, आप कौन सा दाव चले हो। आप तेल लगाकर आए हो तो हमने भी हाथ में मिट्टी पर पकड़ लिए, ऐसा पकड़ लेंगे पाव कि आप छूटेंगे नहीं। छूटेंगे नहीं। निजामुद्दीन जी, पवार साहब 155 बोले थे, अब 225 बोल रहे हैं। उनको 3 चीजें उनको बता रहा हूँ। सुशील व्यास जी, अभी आप कह रहे थे कि, और ये भाई भी हमारे कह रहे हैं बीजेपी वाले, कि हम सरकार बना रहे हैं और जीत के आ रहे हैं। आप जरूर आइए, जीतिए, राजनीति है, जीत हार होती है। अभी पार्लियामेंट चुनाव के तुरंत बाद 13 विधानसभा के बाय इलेक्शन हुए हैं। आपकी हमने क्या हालत की आपने देखा है ना। 13 में से 3 सीट आपको मिला है, इसलिए घमंड करना छोड़ दीजिए सर। अरे कौन सा उदाहरण दे रहे हैं सर, छोड़ दीजिए। अरे लेकिन आप बाय इलेक्शन में से आपको 3 सीट मिली है। अरे आपका क्या संबंध है? आप सुनिए तो सही पहले। अरे लेकिन उदाहरण तो हम बात कर रहे थे बीच में, हम बीच में बात कर रहे थे क्या? अरे नम्बियार जी ऐसा नहीं, ऐसा है कि आप सुन नहीं सकते तो फिर बहस क्या होगी? आप शांति से सुनिए, हम आपको सुन रहे थे ना। नम्बियार जी ये बात, उसके बाद जिस शरद पवार जी की आप बात कर रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री, निजामुद्दीन आप भाई सुनिए इतना ना, बता दीजिए, आपके ममता जी आपके साथ है क्या? प्रधानमंत्री बस इतना बता दीजिए सुशील जी, आज चैनल पे बता दीजिए, ममता जी आपके साथ है क्या? है, बिल्कुल है, हमारे साथ है ममता जी, हमारी सदस्य है, वो आपको छोड़ हमारे के क्यों साथ नहीं गए अखिलेश जी हैं, सारे लोग हैं जितने अरे साहब, इंडिया आपके साथ के साथ चुनाव लड़े, अब क्या वो बात सब कर रहे हो? हमारे साथ हैं। और आप उस डिस्कशन को देख लीजिए। ममता जी आपके लिए कटे पर नमक भी छिड़कने नहीं जाने वाली, आप माफ करिएगा, जरूरत भी नहीं है। आप माफ करिए इस बात को। वो एलान हमारे साथ हैं और वो इंडिया एलान ममता बनर्जी ने महिलाओं के साथ 13 में से 3 आपको मिला है। अब वो सपना देखना भूल जाइए, अब वो सपना देखना आप भूल जाइए, सुनने की ताकत रखिए। आपको हमने उसमें भी रगड़ा है और आपको 13 में से 3 सीट मिले है। जनता ने आपकी सब बेईमानी देख ली है। अभी आप कह रहे थे कि आपने जिक्र किया शरद पवार जी का। उसी अजीत पवार के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में भाषण किया कि 70,000 के करप्शन में डूबा हुआ आदमी वो जेल में रहेगा। आज वो आपके छाती पर मूंग दल रहा है बैठ के, और आपके नेता उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ये करप्शन की परिभाषा भारत के प्रधानमंत्री और आपकी है। अजीत दादा आपकी कैबिनेट में है, बाहर से नहीं है। ये प्रधानमंत्री ने लोकसभा के भाषण में पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने कही है, निजामुद्दीन राइन की बात नहीं है। आप कौन से करप्शन से बचने की बात करते हैं? आप जिस अभी गुंडों की जो जिक्र कर रहे थे, आपके कैबिनेट मिनिस्टर के ऑफिस से दाऊद इब्राहिम की गैंग को फोन, आपका गृह मंत्री था महाराष्ट्र में, उसके यहां से फोन हुआ था, उसकी इंक्वायरी जांच हुई। आप बहुत सारी चीजें जो मुंडे साहब के जमाने से लेके दूसरे के जमाने में हुए, उसे जनता के सामने आप ले आइए ईमानदारी से। आप लेकर आइए, आपको खुली छूट है, लेके आइए। ये तर्क देना आप बंद कर दीजिए, और ये बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप सत्ता में रिटर्न आ रहे हैं, क्योंकि देश की जनता ने 10 बरस आपको दिया। आपने 10 बरस को देश को 107वें नंबर पर आपने पहुंचा दिया, 107वें नंबर पर। आज देश की हालत भुखमरी में क्या है? आप खुद कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो भीख दे रहे हैं अनाज। ये आपका डेवलपमेंट है इस देश का, कि जनता जो है खाना नहीं है, उसको रोजगार नहीं है, किसी के पास नौकरियां नहीं है, सारे पेपर लीक कराकर लोगों को नौकरियां नहीं मिले, इसलिए बोलिए खानकर साहब, बोलिए, आप भी बोलिए। डेवलपमेंट का मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, देश की जनता विश्वास करे। बोलिए मैं सुन रहा हूं, दोनों बोलिए। एक सीरियस बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। देखिए, कोरोना के समय से यही पता नहीं मुझे, अब ये जो माननीय महोदय बैठे, इन्होंने कोरोना का इंजेक्शन लिया कि नहीं लिया। अखिलेश यादव ने कहा था, तेजस्वी ने कहा था, राहुल गांधी जी ने कहा था हम कोरोना का इंजेक्शन नहीं लेंगे। आप अभी चैनल पर यह कह दीजिए कि आपने कोरोना का इंजेक्शन नहीं लिया। दूसरी बात, आपने कह दिया कि 5 किलो की भीख दे रहे, यानी कांग्रेस ये मानती है कि ये भीख का शब्द बराबर है। आप क्या बात कर रहे हो साहब? कौन सी भाषा का प्रयोग है? बिजनेस दो, उनको काम दो। आप उनको 5 किलो के लिए आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि देश गरीबी में है।
देश के पास कुछ नहीं है, इसलिए अरे, लोगों को नंबियार जी, राशन बांटने का काम है। नंबियार जी, आप ये चर्चा को सीरियसली चलाना चाहते हैं। व्यास जी को फाइनल वर्ड, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। सुनिए ना नंबियार जी, हाँ। ये अरे मालिक, दुनिया ने, ये हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के लोगों ने कहा है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए, या हमने नहीं कहा है मेरे मालिक। आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो? सुशील जी बोलिए। नंबियार जी, मैं सिर्फ 2 वाक्य कहना चाहता हूं। भाई निजामुद्दीन जी ने अजीत पवार जी से संदर्भ में प्रधानमंत्री के किसी भाषण का जिक्र कहा, और कहा कि उन्होंने सदन में ऐसा कहा वैसा कहा। आपने अभी अभी कहा निजामुद्दीन भाई, मैं जानता हूँ आप सदन में नहीं, मध्य प्रदेश की चुनावी सभा में, मध्य प्रदेश की चुनावी सभा में सदन की बात आपने आवेश में कहा सदन नहीं, मैंने सदन नहीं कहा। कोई बात नहीं, वो सुशील जी, ये बात उन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में कही। ठीक है निजामुद्दीन भाई, विथ रेस्पेक्ट, वो मैं आपको डेट बता दूं, 27 जून 2023 भोपाल में प्रधानमंत्री जी ने कहा। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देयर इज ए नेचुरली करप्ट पार्टी जो 70,000 करोड़ में डूबी हुई है। अब मुझे बताइए, एनसीपी तो अजीत पवार जी के पास भी है, एनसीपी आदरणीय शरद पवार जी के पास भी है, वो नेचुरली करप्ट पार्टी कौन सी है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया? पवार दादा का नाम लेकर कहा उन्होंने। ये आपका विश्लेषण है, ये आपका विश्लेषण है। हमारे जैसा आदमी मानता है दूसरी एनसीपी को। सुशील जी, आप भाषण निकाल के देख लीजिए, उन्होंने अजीत दादा का नाम लेकर कहा है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हल्काई में भाषण है, आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा नेचुरली करप्ट पार्टी, तो पार्टी बिलोंग्स टू शरद पवार आल्सो, तो which party is corrupt party? Nobody has distinguished। किसी ने भेदभाव नहीं बताया कि अजीत पवार जी की पार्टी के बारे में उन्होंने कहा या शरद पवार जी की पार्टी। उसका विश्लेषण लाइए, उसका जवाब भी हम दे देंगे, है ना? Okay. Thank you, gentlemen. We come to the end of the program. Thank you, Ganesh Kankar Sahab. Thank you, Nizamuddin ji. Thank you, Sunil Vyas ji. Fantastic debate. It was a fantastic debate. Thank you all. Thank you all being the show. Thank you so much. Fantastic debate. Very nice. Very informative. Very point-wise. Very well explained. As we always end with the preamble to the Constitution. The preamble says, "We, the people, hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice, social, economic and political. Equality before the law and equal protection of rights. Liberty, freedom of speech, expression, faith, worship and belief. Right to life, liberty and pursuit of happiness. And fraternity, believing in eternal brotherhood and the territorial and political integrity of the nation." As we always discuss, whichever party is in power, and all the other political parties together have to see that the fundamental pillars of the Constitution are safe. Because the pillars of the Constitution are safe, the nation survives, the Constitution survives. You can subscribe to this channel. That's the bell. Please subscribe to the channel. We'll come again with more news from the center, from the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.